नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। ये कहानी 4 पड़ोसियों की है। उनमें से 3 ने गुटबंदी कर ली, एक टीम बना ली। चौथे पड़ोसी से चिढ़ने लगे जो अपनी अलग लाइन पर चलता था और उसको लाइन पर लाने के लिए तीनों ने उसका बायकॉट कर दिया। उस बायकॉट से चौथे पड़ोसी की आफत आ गई। उसके घर जाने का रास्ता इन 3 पड़ोसियों की ज़मीन से गुजरता था। उसका घर आना मुश्किल हो गया। ऐसे में उसने खोजा एक विकल्प। उसने जाकर दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिला लिया और उसे दुश्मन की ज़मीन के रास्ते अपने घर आने का एक अल्टरनेटिव रास्ता भी मिल गया। अब झगड़े के बावजूद उसका काम चलने लगा और इस तरह माधुरी दीक्षित की स्टाइल में कहें तो लड़ाई के दिन बने हफ्ते, हफ्ते महीने और महीने बन गए साल। कुछ कॉमन फ्रेंड इनका पैचअप करवाने में लगे हैं, लेकिन पड़ोसियों का ये झगड़ा अब भी जारी है। किस झगड़े की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अरब देशों के बीच चल रहे झगड़े की। इस झगड़े में एक तरफ है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, और इनकी रार है कतर से। 3 बरस पहले इस झगड़े का एक बड़ा चैप्टर शुरू हुआ। क्या हुआ था? 5 जून 2017 की बात है। इस दिन सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने मिलकर कतर के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर लिए। इजिप्ट ने भी इन तीनों का साथ दिया और रिश्ता खत्म करने के बाद सऊदी ग्रुप ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र। क्या था ये समझने के पहले नक्शा देखिए। कतर के पश्चिम और दक्षिण में है सऊदी, पूर्व में यूएई, उत्तर की तरफ बहरीन, यानी सारी दिशाएं विरोधियों से घिरी। इसी को सऊदी ग्रुप ने अपना हथियार बनाया। उन्होंने कतर के साथ अपने ज़मीनी, आसमानी और समुद्री सीमाएं बंद कर दी। कहा देखते हैं सप्लाई कैसे मंगवाते हैं, देखते हैं अपने जहाज़ कैसे उड़ाते हैं। अपनी लाइफलाइन बचाने के लिए अब कतर के पास 2 ही रास्ते थे। पहला, अपने पड़ोसियों की शर्तें मानकर सुलह कर ले, लेकिन ये कतर के लिए मुश्किल था। ऐसे में उसने चुना दूसरा रास्ता। क्या था ये? कतर के पूर्व में है फारस की खाड़ी और खाड़ी के उस पार बसा है ईरान। ईरान के साथ कतर की दोस्ती भी थी। उसने मदद मांगी, ईरान ने रास्ता खोल दिया। कतर की मदद के लिए उसका दोस्त तुर्की भी आगे आया। तुर्की और ईरान से मिली इस मदद के कारण कतर को घुटनों पर लाने का सऊदी प्लान पूरा नहीं हुआ। आप कहेंगे बात 3 साल पुरानी है, 3 साल से चल रही, आज जिक्र क्यों? इसकी वजह है एक बड़ा अपडेट। ये अपडेट आया है नीदरलैंड के हेग शहर से। यहाँ बैठती है अंतर्राष्ट्रीय अदालत। सऊदी ग्रुप यहाँ अपनी अपील लेकर गया था। ये अपील थी अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के खिलाफ। ICAO भी यूएन की एक संस्था है। इसका मकसद है सदस्य देशों के बीच सहयोग बिठाना ताकि सबको सुरक्षित एयर स्पेस मिल सके। अपने एयर ब्लॉकेट के खिलाफ कतर ने इसी ICAO में अपील की। वहाँ भी केस की सुनवाई पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ शुरुआती फैसले कतर के पक्ष में गए और इसी के खिलाफ सऊदी ग्रुप पहुँच गया इंटरनेशनल कोर्ट। उसने कहा कि ICAO को अधिकार ही नहीं है इस तरह के मामलों में फैसला देने का। उसने ये भी कहा कि अब तक जो फैसले सुनाए ICAO ने, उनको रद्द किया जाए। और इस अपील पर इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या कहा? उसने सऊदी ग्रुप की अपील खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि एयर स्पेस का झगड़ा देखना ICAO का ही काम है। मैंने आपको केस बता दिया, केस का अपडेट बता दिया। अब बताते हैं इस झगड़े की असल वजह, वो वजह जो कतर बनाम सऊदी ग्रुप के इसरार की जड़ है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक संगठन से। इस संगठन का नाम है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, शॉर्ट में GCC। ये अरब मुल्कों का संगठन है। 6 देश हैं इसमें, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर। ये सब राजशाही वाले देश हैं। इनके पास हैं कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार। और इन 6 देशों में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कौन है? सऊदी अरब। पुराने ज़माने में इसी सऊदी अरब के अंदर, इसी साम्राज्य के अंदर एक कबीला रहता था। उसका नाम था तामिम। इस तामिम कबीले का एक हिस्सा था अल थानी। ये छोटा सा कबीला सऊदी से निकला और आकर बस गया फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर। ये वही इलाका था जिसे आज हम कतर कहते हैं। तब यहाँ पर शासन था बहरीन के अल खलीफा वंश का। अल खलीफा पहले कतर वाले इलाके में रहते थे, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में वो बहरीन वाले इलाके में शिफ्ट हो गए। और कतर वाले इलाके में क्या हुआ? यहाँ ढेर सारे जो छोटे छोटे कबीले बचे थे, उनके छोटे छोटे शेख बन गए। फिर ये बोले कि हम नहीं मानते अल खलीफा की सत्ता, हम नहीं मानते बहरीन की सत्ता। इन्होंने बगावत शुरू कर दी। इस संघर्ष में कई कबीले शामिल थे। उनमें से एक था अल थानी। धीरे धीरे इसका पलड़ा भारी होने लगा। 1825 के आसपास अल थानी का कंट्रोल हो गया कतर पर। अब वो बहरीन से आज़ाद होने की कोशिश करने लगा। बहरीन ने उसे रोकने की कोशिश की और इसके लिए मदद मांगी अबू धाबी से। दोनों ने मिलकर 1867 में अल थानी पर हमला कर दिया। उस जमाने में ब्रिटेन का पूरी दुनिया पर असर था। इस इलाके में भी अपने जहाज़ों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए
उसकी यहाँ मौजूदगी भी थी। उसने बीच बचाव किया जब बहरीन और अबू धाबी ने हमला किया, लड़ाई रुकवा दी। लेकिन ब्रिटेन ने बीच बचाव क्यों किया? क्योंकि उसकी अल्थानी से अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अल्थानी चाहता था कि ब्रिटेन उसे मान्यता दे, इसके बदले ब्रिटेन को मिलता गल्फ में अपना प्रभाव फैलाने का मौका। और इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत 1868 में ब्रिटेन और अल्थानी के बीच एक समझौता हुआ। ब्रिटेन ने अल्थानी को कतर का शासक मान लिया। फिर आई 20वीं सदी। फास्ट फॉरवर्ड हो गई कहानी। ऑटोमन साम्राज्य लगातार अपना विस्तार कर रहा था। इससे बचने के लिए एक बार फिर कतर ब्रिटेन की शरण में गया। 1916 में उसके और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि अगर समंदर के रास्ते कोई कतर पर हमला करेगा तो ब्रिटेन उसकी हिफाजत करेगा और इसके बदले ब्रिटेन को कतर की विदेश नीति तय करने का हक मिला। पर बात सिर्फ समंदर की सुरक्षा की नहीं थी, जमीन से भी खतरा था। पड़ोस में एक नया किंगडम बन गया था, सऊदी अरेबिया का। उससे खतरा था क्योंकि जमीनी सीमाएं मिलती हैं। ऐसे में कतर एक बार फिर से ब्रिटेन के पास गया 1935 में, ये कहने के लिए कि समंदर से ही हिफाजत मत करो, जमीन से भी हिफाजत करो। ब्रिटेन इसके लिए भी राजी हो गया। आगे क्या हुआ? बाद के वर्षों में सऊदी इस इलाके का सुपर बॉस बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का प्रभुत्व कम हो गया और ऐसे में सऊदी अरब कतर पर धौंस जमाने लगा, उसकी पॉलिसीज को प्रभावित करने लगा। लेकिन हालात हमेशा एक से नहीं रहते। स्थितियां बदली 1995 के साल में। इस साल क्या हुआ? कतर में तख्ता पलट हुआ। तब कतर के शासक थे शेख खलीफा बिन हमाद अल थानी। जून 1995 में वो गए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर। पीछे से उनके बेटे शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी ने गद्दी हथिया ली। बेटे ने बाप की कुर्सी हड़पी, लेकिन बाप आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सऊदी और यूएई की मदद मांगी। इस मदद से बाप ने बनाई जवाबी तख्ता पलट की प्लानिंग, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। शेख हमाद अब सत्ता में था। उसको सत्ता से हटाने की कोशिशें भले नाकाम रही हो, लेकिन इसने कतर और सऊदी ग्रुप के रिश्तों की दिशा तय कर दी। अब कतर ने सऊदी की दिखाई लाइन पर चलने से इनकार कर दिया और कड़वाहट बढ़ने लगी। कतर की पॉलिसीज पड़ोसियों से कैसे अलग थी? वो खुद को शांति दूत की तरह पेश करता। उसने अपनी राजधानी दोहा के दरवाजे सबके लिए खोले। अब यहाँ चरमपंथी, कट्टरपंथी, युद्ध लड़ाका सब पहुंचते। 5 स्टार होटलों में बैठकर सुलह और बातचीत करते। सऊदी आलोचक, हिजबुल्ला, शिया मिलिशिया, हमास, तालिबान, सबके रास्ते कतर पहुंचते। पड़ोसियों से इतना झगड़ा, इसके लिए कतर को क्या करना पड़ा? अपनी हिफाजत के लिए इसमें काम आया अमेरिका। कतर ने अमेरिका को अपने यहाँ मिलिट्री बेस बनाने की जगह दी। ये मिलिट्री बेस अमेरिका का पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बेस है। अब कतर के पास अकूत पैसा था, तेल की बदौलत, ग्लोबल असर था और अमेरिकी बेस के कारण सुरक्षा भी तय थी। उसने पड़ोसियों की नाराजगी की परवाह करनी बंद कर दी। कतर की इसी कॉन्फिडेंस के बीच आया 2011 का साल। यहाँ से हालात ने फिर मोड़ लिया। इस बरस ट्यूनीशिया से शुरुआत हुई अरब स्प्रिंग की। ये प्रो डेमोक्रेसी लहर तानाशाहों के लिए खतरा बन गई। इससे सऊदी और यूएई जैसे इस्लामिक राजशाहियों को बड़ा खतरा पैदा हुआ। वो इसे कुचलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कतर ने यहाँ भी अलग लाइन ली। वो इन आंदोलनों को बढ़ावा देने लगा। उसकी कोशिश थी कि अरब स्प्रिंग की हवा उसके पड़ोसियों का भी तख्ता पलट कर दे और यही सोचकर कतर ने बागियों को फंडिंग करनी शुरू की। उसने मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथियों को भी खूब सपोर्ट किया। ये अरब स्प्रिंग का घटनाक्रम कतर और सऊदी ग्रुप के झगड़े का सबसे बड़ा हाई पॉइंट साबित हुआ और इन्हीं तल्खियों के बीच सऊदी में एंट्री होती है प्रिंस सलमान की। कहते हैं कि कतर ब्लॉकेट की प्लानिंग प्रिंस सलमान की थी। वो तब सऊदी के डिप्टी क्राउन प्रिंस थे। विदेश से जुड़े सारे मामलों में उन्हीं की चलती थी। 2015 में उन्होंने ही यमन युद्ध में सऊदी की एंट्री कराई थी। यमन में हूती विद्रोहियों से लड़ रहा था सऊदी। इन हूती विद्रोहियों को ईरान के अलावा कतर से भी सपोर्ट मिल रहा था और इसी सपोर्ट ने झगड़े का ट्रिगर दबा दिया और सऊदी ने कतर के ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया। इस ब्लॉकेट से सऊदी ग्रुप क्या हासिल करना चाहता था? इस सवाल के जवाब में हम आपको बताएंगे कुछ पॉइंट्स। ये उन 13 शर्तों का हिस्सा है, शर्तों के बिंदुओं का, जिन्हें सऊदी ग्रुप ने कतर के सामने रखा। पहला, ईरान के साथ रिश्ते खत्म करो, वहां अपने दूतावास को बंद करो। दूसरा, आतंकी संगठनों के साथ रिश्ते तोड़ो। तीसरा, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, बहरीन, अमेरिका और बाकी देशों द्वारा आतंकी माने जाने वालों की फंडिंग रोको। चौथा, न्यूज नेटवर्क अल जजीरा को बंद करो। पांचवा, तुर्की के साथ संबंध तोड़ो, उसका मिलिट्री बेस बंद करवाओ। छठवां, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बंद करो। सातवां, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग के मामले में बाकी अरब देशों का साथ दो।
इन शर्तों में आतंकवादी संगठनों की फंडिंग का जिक्र आया है। ये मामला क्या है? ये जुड़ा है कतर की विरोधाभासी नीतियों से। उसकी ईरान और अमेरिका दोनों से दोस्ती है, जबकि ईरान और अमेरिका का बेर-केर का संग है। कतर यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की मदद करता है। दूसरी तरफ सीरिया में ईरान समर्थित बशर अल असद के खिलाफ लड़ने वालों की मदद करता है। वो आतंकवाद का विरोध भी करता है। दूसरी तरफ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठनों को फंड भी देता है। उसने कट्टरपंथी संगठनों को गिरफ्तार लोगों को छुड़वाने के लिए करोड़ों रुपए की फिरौतियां दी हैं। और सवाल यह है कि क्या सऊदी और यूएई भाई मॉरल ग्राउंड लेने की स्थिति में है कतर के मुकाबले? क्या वो पाक साफ है? जवाब है नहीं। सऊदी और यूएई खुद इस्लामिक कट्टरपंथियों की मदद करते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं। यमन और लीबिया जैसे देशों में अपनी पसंद की सरकार बनवाने के लिए युद्ध प्रायोजित करते हैं। सऊदी पर दुनिया भर में कट्टरपंथी वहाबिज्म को एक्सपोर्ट करने का आरोप है। ओसामा बिन लादेन सऊदी का ही प्रोडक्ट था। 9/11 हमले में शामिल 19 हाईजैकर्स में से 12 सऊदी के और 2 यूएई के नागरिक थे। कट्टरपंथियों को सपोर्ट करने में सऊदी का इतना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है कि इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये वो टेरिटरी है जहां सबके हाथ गंदे हैं। इस लड़ाई की असल वजह वही है जो 100 साल पहले थी। समझिए कि ये उसी पुराने अरब के कबीलाई झगड़े का आधुनिक रूप है। कतर भी पाक साफ नहीं है और सऊदी और यूएई भी। कोई ग्रेटर गुड की भावना से काम नहीं कर रहे। सबकी एक दूसरे से चिढ़ है कि बहरीन जैसे पिछलग्गू देशों की तरह कतर भी कदम ताल मिलाकर हमारे साथ क्यों नहीं चलता। और जहां तक ब्लॉकेट का सवाल है, कतर ने इसका विकल्प खोज लिया है। एक उदाहरण देता हूं। ब्लॉकेट से पहले सारा दूध कतर में बाहर से आता था, इन पड़ोसी देशों की वजह से। ब्लॉकेट के बाद उसने रूसी कार्गो विमान की मदद से हजारों यूरोपियन गायें एयरलिफ्ट करवाई। अब वहां इतनी गायें हैं कि हर दिन 30 से 50 गायें बच्चे देती हैं। आप समझिए उनकी स्ट्रेटजी। ब्लॉकेट के समय उसका जीडीपी ग्रोथ था 1.7%। 2019 में ये बढ़कर हो गया 2.2%। अब सबसे बड़ी बात, कतर के नागरिक दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हैं। आई रिपीट, कतर के नागरिक दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हैं। यानी कतर प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है। कतर पर जिस तरह के प्रतिबंध लगे, किसी और देश पर लगते तो शायद बिखर जाता, लेकिन ये डटा हुआ है। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है अमेरिका से। उसने विदेशी छात्रों को उनके देश वापस भेजने का प्लान ड्रॉप कर दिया। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि जिनकी क्लास ऑनलाइन हो रही वो अपने देश लौट जाएं। इसके खिलाफ 2 बड़े संस्थान अदालत पहुंचे। ये संस्थान है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मामले को बढ़ता देख ट्रंप प्रशासन ने यू टर्न लिया। दूसरी सुर्खी है ब्रिटेन से। चीन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यूएवी पर ब्रिटेन ने अमेरिका की लाइन पकड़ ली। यहाँ मोबाइल प्रोवाइडर्स पर यूएवी के 5G उपकरण खरीदने पर बैन लगाया जा रहा है। सरकारी आदेश के मुताबिक 2027 तक मोबाइल प्रोवाइडर्स को अपने सभी नेटवर्क से इस चीनी कंपनी की 5G किट हटानी होंगी। तीसरी सुर्खी है अजरबैजान से। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 3 दिनों से बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है। अजरबैजान के मुताबिक इस लड़ाई में एक आर्मी जनरल समेत 6 अफसर मारे गए। दोनों देश एक दूसरे पर सीमा के पास बने नागरिक इलाकों पर गोलीबारी का इल्जाम लगा रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जमीन का झगड़ा भी है। यहाँ एक नागोर्नो करबाख नाम का इलाका है। दुनिया इसे अजरबैजान का हिस्सा मानती है, लेकिन इस पर आर्मेनिया का कब्जा है। ये थी सुर्खियां। अब बारी हमारे तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 15 जुलाई और इसका इतिहास जुड़ा है एक पत्थर की खोज से। पत्थर जो मिला तो हजारों साल पुरानी एक सभ्यता को समझने की हमें समझ आ गई। बात 221 साल पुरानी है। इजिप्ट जीतने निकले नेपोलियन के सैनिक रोसेटा नाम के शहर पहुंचे। ये शहर नील नदी के डेल्टा के नजदीक बसा है। 15 जुलाई 1799 को यहाँ पर नेपोलियन के सैनिक एक किले के लिए नींव खोद रहे थे। अचानक एक सैनिक को पत्थर हटाते हुए दिखी ग्रेनाइट की एक तख्ती, करीब 4 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी, काले पत्थर की। उस पर किसी अलग सी लिपि में कुछ लिखा था। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। ये तख्ती समझिए कि बेशकीमती खजाना थी। क्या खास था इस पत्थर में? इसका रिश्ता था प्राचीन मिस्र की सभ्यता से। करीब 2000 साल पुराने इस पत्थर पर 27 मार्च 196 ईसा पूर्व की तारीख दर्ज थी। ये पत्थर उस जमाने का एक राजकीय आदेश था। इस आदेश को पत्थर पर 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। पहली 2 भाषाएं तो प्राचीन मिस्र की थी, तीसरी भाषा थी ग्रीक। जानकार मिस्र की प्राचीन प्रतिलिपि चित्रलिपि जो थी उसे नहीं पढ़ पाते, लेकिन ग्रीक भाषा पढ़ना जानते थे और उसी के सहारे उन्होंने उन लिपियों को भी पढ़ना सीख लिया। और जब उन लिपियों का अनुवाद हो गया, उनकी अक्षरमाला विकसित हो गई, तो उसके सहारे प्राचीन मिस्र के कई ग्रंथ और शिलालेख पढ़ लिए गए।
इस ज्ञान के सहारे हम इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता के रहस्य जान पाए। ये पत्थर रोसेटा शहर में मिला था, इसलिए इसका नाम रखा गया रोसेटा स्टोन। 1815 में वाटरलू की लड़ाई जीतने के बाद ये पत्थर अंग्रेज़ों के पास चला गया। अभी भी उनके पास है। उन्होंने इसे लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है। इस म्यूजियम में भारत से लूट कर ले गए कई अनमोल खजाने भी अंग्रेज़ों ने रखे हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया।